हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कोड है BPAC 101। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये क्लास रहने वाली है। और क्लास का जो नाम है, ये जो सब्जेक्ट का नेम है, यह है लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य, या फिर हम इसको कह सकते हैं लोक प्रशासन के अ, लोक प्रशासन के दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के दृष्टिकोण भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो लोक प्रशासन के दृष्टिकोण या लोक प्रशासन के परिप्रेक्ष्य हम इसे कह सकते हैं। ये जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास के अंदर हम आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं। इस क्लास के अंदर ये प्रश्न पहले कई बार ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो हम अपनी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसके अंदर क्वेश्चन है, पहला जो इसके अंदर प्रश्न है, वो है लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। मतलब आपको लोक प्रशासन का क्या मतलब होता है, उसके स्वरूप क्या क्या है और वो किन क्षेत्रों पर कार्य करता है, उसको हमें समझना है। तो लोक प्रशासन सरकार के कार्यों और नीतियों को क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया है। मतलब कि क्रिया के अंदर करने की, क्रियान्वित मतलब के क्रिया के तहत करने की एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है लोगों की भलाई और सार्वजनिक कार्यों का प्रबंधन। मतलब इसमें इसमें क्या देखा जाता है, लोक प्रशासन के अंदर क्या देखा जाता है, प्रशासन हमारे लिए क्या करता है। प्रशासन हमारे लिए क्या करता है, एक तो सार्वजनिक जो कार्य हैं हमारे रोजमर्रा के, उनमें आसानी रहे और लोगों की भलाई होनी चाहिए। जैसे कोई हॉस्पिटल चल रहा है या कोई स्कूल चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये क्या है, लोगों की भलाई के लिए तो प्रशासन ने ये सारी हमें सुविधाएं दे रखी हैं। और इनको प्रबंधन होता है एक तरीके से सही तौर पर इनको क्रिया में लाना, सही तौर पर इनको बराबर चलाना। अर्थ पहला इसमें हम देख लेते हैं पॉइंट, ये सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक तीनों अंगों से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से कार्यपालिका से जुड़ा है। ये सरकार के कौन से कार्यों में काम आता है, जो लोक प्रशासन है, ये तो कार्यकारी, दूसरा विधायी और तीसरा न्यायिक, तीनों अंगों से संबंधित है। लेकिन इसका जो मेन काम है इसका, वो है कार्यपालिका का। मतलब क्या, किस तरीके से नीतियां तैयार की जाएंगी, वो नीतियां किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाएंगी, वो सारा कार्यपालिका के हाथ में होता है। तो लोक प्रशासन का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है कार्यपालिका। आगे हम चलते हैं, इसका स्वरूप देख लेते हैं अब। ये कला भी है और विज्ञान भी। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौशल और व्यवस्थित नियमों, विज्ञान दोनों ही आवश्यक होती हैं। देखिए, लोक प्रशासन जो है, उसको चलाने के लिए एक तो कौशल चाहिए। जो भी लोग अ, प्रशासन के अंदर होते हैं, उनको एक तो कौशल उनके अंदर होना अनिवार्य है, कला। और दूसरा क्या है, व्यवस्थित नियमों, विज्ञान। मतलब कि एक तो नियमों को सही रूप में, सुचारू रूप में चलाना है, दूसरा क्या है, कौशल जरूरी होना चाहिए। तभी कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रशासन चल सकता है। अगर प्रशासन पूरे जितने भी कार्य कर रहा है, वो अगर वैज्ञानिक तौर पर सही है, या फिर वो कौशल, एक तरीके से कौशल है उन कार्यों के अंदर, तभी वो सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम इसके क्षेत्रों को देख लेते हैं। इसके क्षेत्र में संगठन का प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, वित्तीय प्रशासन और लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी का निर्माण शामिल है। ये सारे जो क्षेत्र हैं, ये सारे जो मतलब कि इसके अंडर आने वाले जो भी सेक्टर हैं, उनको सारा कौन चला रहा है, प्रशासन चला रहा है। उन सबको कौन चला रहा है, लोक प्रशासन चला रहा है। संगठन का प्रबंधन हो रहा है, कार्मिक प्रशासन हो रहा है, वित्तीय प्रशासन हो रहा है और लोक नीति, पब्लिक पॉलिसियां बनाई जा रही हैं। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा है, आप भी बहुत अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न जो आता है इसके अंदर, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, साइंटिफिक मैनेजमेंट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक FW टेलर हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, समय और गति अध्ययन। पहला है इसमें टाइम एंड मोशन स्टडी, किसी कार्य को करने में लगाने वाले समय और अनावश्यक गतियों का अध्ययन करके कार्य प्रणाली को सरल सरल बनाना। देखिए, किसी कार्य को करने, एक तो हम उसमें देखते हैं कि टाइम कितना लग रहा है कोई भी कार्य करने के अंदर, और जो उसके अंदर बीच में जो अनावश्यक गतियां हो रही हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, इस क्लास को करने में मुझे तकरीबन आधे घंटे का टाइम लगता है। पर अगर मैं क्लास को चलता हुआ छोड़ करके किसी से बातों में लग जाऊं, या मैं कुछ और कार्य करने लग जाऊं, लैपटॉप में कोई काम दूसरा करने लग जाऊं जो इस क्लास से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कौन सी सारी गतियां हो जाएंगी, ये सारी हो जाएंगी अनावश्यक गतियां। ठीक है, और
इसका काम क्या है? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का इसका कार्य यह है कि अगर हम एक काम कर रहे हैं तो हम दूसरे पे शिफ्ट ना हो, या दूसरे जो हम बेवजह अपने हाथ पैरों के मूवमेंट करते हैं या इधर उधर घूमते हैं वो हम कार्य ना करें। इसका मानकीकरण का अब हम देख लेते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन, काम करने के तरीकों, औजारों और उपकरणों का मानकीकरण करना। जो भी औजार हैं, तरीके हैं, उनको एक मानक के रूप में देखना या उनको एक मानक स्वरूप लेकर के चलना, वही कहलाता है मानकीकरण। अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो आता है इसके अंदर वो आता है मानसिक क्रांति का, मेंटल रिवॉल्यूशन। श्रमिक और प्रबंधन दोनों के बीच सहयोग और दृष्टिकोण में बदलाव, ताकि वे आपस में लड़ने के बजाय उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दें। जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, और जो प्रबंधन है यानी कि जो मैनेजमेंट है, उसको क्या करना है? एक तरीके से जुड़ करके रहना है, अलग अलग होकर के नहीं लगना है, ताकि वे आपस में लड़ने के बजाय उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दें। जब श्रमिक और मैनेजमेंट दोनों एक ही रफ्तार से चलेगा तो उससे क्या होगा? वही उससे उत्पादन बढ़ेगा। किसी भी फैक्ट्री में अगर हम देखें, वहां का जो मैनेजमेंट है, पूरा कार्य करने की जो उनकी पूरी एक एक उन्होंने वो एक बना रखा है, पूरा अपना मैनेजमेंट तैयार कर रखा है। और वहां का जो श्रमिक है, अगर वो पूरी सही तरीके से ना चले तो उससे क्या होगा? वो आपस में लड़ेंगे और उत्पादन पर उसका फर्क पड़ेगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, कार्यात्मक फोरमैनशिप, फंक्शनल फोरमैनशिप। कार्य को विशेषज्ञों, फोरमैन में विभाजित करना। जो कार्य जिसके लिए बना है वो कार्य उसी को ही दिया जाए। इसका मतलब होता है ये, जो कार्य जो जो व्यक्ति जो कार्य करने में निपुण है उसको वही कार्य देना। अगले प्रश्न पर अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श नौकरशाही, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये हमें नौकरशाही को इसमें समझाना है कि मैक्स वेबर ने आदर्श नौकरशाही किसको कहा है। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आता है इसमें पॉइंट, श्रम विभाजन। संगठन में कार्य स्पष्ट रूप से विभाजित होता है। जो भी संगठन है उसमें कार्य का है विभाजित है, किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है ये पहले से ही डिसाइडेड है। दूसरा पॉइंट आता है पदानुक्रम, हायरार्की। ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की एक निश्चित श्रृंखला होती है। जिस तरीके से पुलिस विभाग में होता है, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी भी एक हायरार्की होती है ना, कि भाई अगर इतने एरिया के अंदर ये जो चार्ज रहेगा ये इस व्यक्ति के हाथ में रहेगा, इस एरिया के अंदर जो रहेगा व्यक्ति वो ये रहेगा, यही सारे काम देखेंगे। तो एक तरीके की हायरार्की है। इसमें नियम और विनियम संगठन नियमों और प्रक्रियाओं के आधार पर सख्ती से चलता है। मतलब जो भी संगठन में काम होने वो किस तरीके से, एक सख्ती से, मतलब डेडिकेशन, और पूरा उसका एक तरीके का पूरा प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए, कहीं पर भी कोई लैक ना हो। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब ये कितना इम्पर्सनैलिटी, निर्णय व्यक्तिगत पक्षपातों के बजाय निष्पक्ष नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। यहाँ पर जो निर्णय है वो किसी के दबाव में या पक्षपात में नहीं, एक तरीके से निष्पक्ष नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। अगले पॉइंट को देख लीजिए, करियर आधारित सेवा। इसमें नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है और कर्मचारियों को निश्चित वेतन व पदोन्नति मिलती है। एक होता है ना, चाहे हम प्राइवेट कंपनी में हो चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, तो वहां पर क्या होता है, हमारी पदोन्नति होती है। वो किसके बेस पे होती है? हम किस तरीके से कार्य करते हैं, हमारा जो वर्क है वो हमने कितने अच्छे से करा है, उसके ऊपर ही तो हमें पदोन्नति मिलती है ना, हमें प्रमोशन मिलता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, हर्बर्ट साइमन के निर्णयन मॉडल, डिसीजन मेकिंग मॉडल को समझाइए। हर्बर्ट साइमन के निर्णय मॉडल को हमें अंडरस्टैंड करना है। निर्णय लेने का मॉडल क्या है, उनका डिसीजन मेकिंग मॉडल क्या है। हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में निर्णयन, डिसीजन मेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उनके मॉडल की मुख्य बातें हैं, अब हम इनकी मुख्य बातों को समझ लेते हैं। पहला रहता है इसमें तार्किकता, रैशनैलिटी। निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों और उनके परिणामों का तार्किक विश्लेषण किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई अगर आप कोई भी निर्णय लेने वाले हो तो पहले सभी तार्किक विश्लेषण कर लो, उसके बाद निर्णय लो। दूसरा पॉइंट आता है सीमित तार्किकता, बाउंडेड रैशनैलिटी। साइमन का मानना था कि व्यक्ति की सोचने और जानकारी जुटाने की क्षमता सीमित होती है, इसलिए वह पूर्ण तर्क के बजाय संतोषजनक विकल्प चुनता है। ये देखिए, इस बात से मैं कहीं ना कहीं इसमें एग्री करता हूं कि अगर हम हर तरीके के तर्क निकालने लग जाएं किसी भी चीज के अंदर, तो हम बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें हम किसी भी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है, संतोषजनक विकल्प चुनता है कि हाँ भाई ये चीज ऐसे हुई होगी या ये काम ऐसे हुआ होगा, मैं इसको
मान लेता हूँ, अपना दिल वो मना लेता है उस बात पे। अगर लेकिन तर्क निकालने बैठता तो क्या वो कभी रिसर्च पर पहुंच पाएगा? कभी नहीं पहुंच पाएगा। कुछ काम होना। चरण देख लीजिए अब इसमें। निर्णय प्रक्रिया 3 चरणों में होती है: बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, डिजाइन और चयन। ये है इसके 3 सिद्धांत। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अब हम। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी को समझाइए। है ना, मैस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत क्या दिया उसको हमें समझना है। अब्राहम मैस्लो ने मानव अभिप्रेरणा मोटिवेशन का एक पिरामिड मॉडल दिया, जिसके अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं 5 स्तरों में बटी होती हैं। पहला जो स्तर है वो है शारीरिक आवश्यकताएं, साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आता है भोजन, पानी, आश्रय। ये हमें चाहिए होता है ना, किसी भी इंसान को चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स, जो कि है नौकरी की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा। अब हम अगले पॉइंट को देख लेते हैं। सामाजिक आवश्यकताएं क्या होती हैं? प्रेम, दोस्ती और परिवार। बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट है सम्मान की आवश्यकताएं, एस्टीम नीड्स, पहचान, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान। और आखिरी जो पॉइंट है वो है आत्म वास्तविकरण, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना और लक्ष्यों को प्राप्त करना। ये 5 उन्होंने आवश्यकताएं बताई हैं। किसने बताई हैं ये? अब्राहम, 1 सेकेंड, ये बताई हैं, सॉरी, अरे ये अब्राहम मैस्लो ने ये आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत बताया कि ये 5 जो नीड है हमारी वो हमें चाहिए होती हैं हर व्यक्ति को। ठीक है, तो हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा इसको। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेकंड पार्ट भी बनाए क्लास का, तो हमारे कमेंट बॉक्स में सेकंड पार्ट लिख दीजिए। हम डेफिनेटली इसका फिर सेकंड पार्ट भी रेडी करेंगे आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए वीडियो पर, और हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।